गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी में आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग बना रहे हैं। अगर आप बीपीएससी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड करना होगा। पहला हिस्ट्री, दूसरा बिहार स्पेशल जीके, ठीक है, और तीसरा है करेंट अफेयर। अगर आप तीनों सब्जेक्ट से पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बीपीएससी का पीटी आसानी से निकाल सकते हैं। हिस्ट्री में हम लोग रोज़ आधुनिक भारत के 50 क्वेश्चन को लाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए डेली हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं। और बिहार स्पेशल क्वेश्चन का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ी ही दिन में। तो आप हमारे चैनल पे ही आप ये तीनों सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था, ठीक है, और दूसरा में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन जो क्रमशः 1930, 31 और 32 में आयोजित की गई। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो दूसरा में लिया था। वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग तथा भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी 1924 में बेलीग्राम अधिवेशन में किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में किया था। तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो वह बेलगांव अधिवेशन का, वह कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया था। तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है? तो केवल एक बार किया है, ठीक है। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी का पुनः कांग्रेस में विलय हो गया था। बेलगांव अधिवेशन में स्वराज पार्टी जो 1923 में बना था, ठीक है, उसका पुनः कांग्रेस में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में आया था, ठीक है, और इसमें 3 सदस्य थे। जो 3 सदस्य के नाम था एबी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टीफर्ड क्रिप्स था। बेवेल जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1946 में आया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर समझौता हेतु तैयार है। इस मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। तो कैबिनेट मिशन योजना जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। इसके अन्य सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एबी एलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो जो नाउ और नेवर पैम्पलेट है वो रहमत अली ने लिखा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौधरी रहमत अली के द्वारा नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा गया था। इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करते थे। उन्होंने नारा दिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पैम्पलेट का पहला प्रकाशन 1933 में किया गया था। तो नाउ और नेवर का पहला प्रकाशन कब किया गया था? तो नाउ और नेवर का पहला प्रकाशन 1933 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? जो सती प्रथा को गैर कानूनी है वो विलियम बैटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सती प्रथा को 1829 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारत में सती प्रथा के उन्मूलन हेतु राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किए। तो सती प्रथा से किसका नाम जुड़ा है? तो सती प्रथा से राजा राम मोहन राय का नाम जुड़ा है, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। सती प्रथा को भारत में पूरी तरह गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बैटिक को जाता है। इस प्रथा को 1829 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। तो सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। सती प्रथा पर कानून किसने बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बैटिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम है वो 1900 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को 1900 में पारित किया गया था। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण को कब पारित किया गया था? तो 1900 में पारित किया गया था। कर्जन ने इस अधिनियम को पारित कर पंजाब के किसानों को साहूकार द्वारा दी जाने वाली आया था, ठीक है। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों को सुविधा हेतु सरकारी समिति तथा कृषि बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की जो स्थापना है वो सरदार पटेल के अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और राज्य विभाग की जो स्थापना है 1947 में किया गया था।
राज्य विभाग की स्थापना 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। तो जो राज्य विभाग की स्थापना है वो कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। अब लोग 60 से 62 बीपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए आधुनिक भारत को क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा, तो यह W हंटर ने लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह कहा गया कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। तो द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखा था, तो द इंडियन मुसलमान पुस्तक है वो विलियम विल्सन हंटर ने लिखा था, ठीक है। और हंटर ने ही कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था, तो जो 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के जो नेता थे वो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, मेरठ। जगदीशपुर आरा के शाही जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 1897 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। तो बाबू कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह कहाँ से किया था, तो आरा के जगदीशपुर से किया था, ठीक है। वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। तो वीर कुंवर सिंह किस कला में निपुण थे, तो गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजी हुकूमत का जमकर सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं NG रंगा बने थे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बना था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। और पहले जो सचिव बने थे वो NG रंगा बने थे, इसको याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था, तो यह लॉर्ड कर्जन ने लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था तथा इसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर थी। तो जो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक, तो 1899 से 1905 तक था। वर्ष 1900 में इन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस विनाश के कगार पर खड़ी है तथा भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण विनाश में सहायता करूं। तो यह जो कथन है यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। और कब कहा था, तो 1900 में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी, तो यह उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो उधम सिंह ने सर माइकल ओ डायर को गोली कब मारी थी, तो 13 मार्च 1940 को मारा था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि उधम सिंह ने लंदन में गोली किसको मारा था, तो सर माइकल ओ डायर को मारा था। सर माइकल ओ डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह 1912 से 1919 ईस्वी तक पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर रहा था। तो कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर रहा था, तो माइकल ओ डायर रहा था। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मार कर हत्या कर दी थी। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को कब गोली मारा था, 13 मार्च 1940 को मारा था। कहाँ मारा था, तो लंदन में मारा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर महात्मा गांधी ने किस उपाधि को लौटाया था, तो केसरी हिंद की उपाधि को लौटाया था। क्वेश्चन घुमाकर आपको यह भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि किस घटना के बाद लौटाया था, तो वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1919 में जब यह अधिनियम पारित हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय क्रांति की जननी है वो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। तो इनका जो फुल नाम था मैडम भीखाजी रुस्तम कामा था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा गया है। इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की तथा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में 22 अगस्त 1907 को इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। तो जर्मनी में भारतीय झंडा को सर्वप्रथम किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। ठीक है, और उन्होंने कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जो समाजवाद को जो समर्थक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। इन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की बल्कि राजसी राज्यों, जमींदारी प्रथा और पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की, क्रमशः 1929, 36 और 37 में किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो 3 बार किया था। कब कब किया था? तो 1929, 1936 और 1937 में। ठीक है, जिससे 1929 का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो जो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना है वो सूर्य सेन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चटगांव जो है वर्तमान में बांग्लादेश में है। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1930 को किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस छापेमारी में शामिल थे। चटगांव स्थल वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह यंग इंडिया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यंग इंडिया का जो प्रकाशन है महात्मा गांधी द्वारा 1919 में किया गया था। वर्ष 1919 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। कब किया था? तो 1919 में किया था। इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार आगे आयोजित होने वाली आंदोलनों में अहिंसा का प्रयोग संबंधी बातों को प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया पुस्तक के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अहिंसावादी गतिविधियों पर जोर देना था। इस क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट का चुनाव लड़ा था। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उदारवादी दल से चुने गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। वो कब चुने गए थे? तो 1892 में चुने गए थे। किस दल से चुने गए थे? तो उदारवादी दल से चुने गए थे। इन्होंने उदारवादी दल लिबरल पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी तथा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब कब अध्यक्षता किया है? तो 1886 में और 1906 में किया है। तो 86 से ठीक 20 साल बाद किया था। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। तो भारतीय राजनीति का जो पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना निम्न में किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो असहयोग आंदोलन का सफलता के बाद हुआ। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्वराज दल की जो स्थापना है वो 1923 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के प्रयास से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन का सफलता के बाद किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का सफलता के बाद किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? जो असहयोग आंदोलन है 1920 में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार का स्थापना कब किया गया था? जो खुदाई खिदमतगार का स्थापना है 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ भगवान का सेवक होता था है। यह खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में आया। जो कैबिनेट मिशन है भारत में मार्च 1946 में आया था। ठीक है। तो यह ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ही सही हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। इस मिशन के 3 सदस्य थे जो इस प्रकार है। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ठीक है। वो कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे जो अध्यक्ष थे उस मिशन के, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1876 में आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुआ था। यह संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन का जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? जो द्वैध शासन का जनक है वो सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सर लियोनेल कार्टिस ने 1915 में इस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वह सर लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। ठीक है। वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सर लियोनेल कार्टिस ने इस प्रणाली का सुझाव कब दिया था? तो वर्ष 1915 में दिया था तथा जिसे बाद में डायरकी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है 1936 में किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किया गया था। 1936 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इनको 1874 में हटाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1869 ईस्वी में भारतीय लोकसेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी तथा उन्हें सिलहट असम में सेवा हेतु नियुक्त किया गया था। कुछ त्रुटि के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 ईस्वी में सेवा से निष्कासित कर दिया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय लोक सेवा परीक्षा में सफलता कब हासिल की थी? तो 1869 में हासिल किया था। उन्हें कब हटाया गया था? तो उन्हें 5 साल बाद 1874 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ था? तो राय बहादुर और खान बहादुर को जो उपाधि है और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में देना आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक था। तो जो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब था? तो 1876 से 80 तक था। इन्होंने सर्वप्रथम खान बहादुर तथा राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की प्रथा आरंभ की। इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित कब किया गया? किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया था। अब हम लोग 56 से 59 बीपीएससी के बीच में जो आधुनिक भारत के क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जांच करना था। इस एक्ट के स्थान पर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट का लागू किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था तथा इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। ठीक। और किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो जो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल जो वो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बताया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था और चौरी चौरा हत्याकांड जो है वो 1922 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चौरा चौरी घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो 1 अगस्त 1920 को किया था। ठीक है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? जो चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद बंद कर दिया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बंद कर दिया था। चौरा चौरी हत्याकांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और उसके ठीक 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। बंग भंग जो है 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत भी 1905 में हुआ था, अगस्त 1905। 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 16 जुलाई 1905 को किया था। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारतीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने पर बल देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला जो अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1985 को की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1985 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। उन्हें कब चुना गया था? तो 1917 में चुना गया था। इन्होंने इसी वर्ष कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। वो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो कानपुर अधिवेशन का। कब? तो 1925 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है वो जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था। तो मैडम कामा द्वारा जर्मनी में झंडा कब फहराया गया था भारतीय तिरंगा को? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। ठीक है। कहाँ फहराया गया? तो स्टुटगार्ड में फहराया गया था। ठीक है। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? जो पागल पंथ की जो स्थापना है वो करम शाह ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागल पंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव बंगाल में था। 1825 में करम शाह तथा
टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1833 में। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी कौन थे? तो जो फराजी हैं हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में की गई थी। जो फराजी आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो जो फराजी आंदोलन की शुरुआत है वो 1818 ईस्वी में किया गया था। इसका विस्तार क्षेत्र बंगाल था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। तो जो फराजी आंदोलन है वो किस धर्म से संबंधित था? जो फराजी आंदोलन वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? जो रामोसी विद्रोह है वो पश्चिमी घाट में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में चितर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो जो रामोसी विद्रोह वो कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चितर सिंह ने किया था। ठीक है, यह विद्रोह 1822 से 1839 तक लगातार चलता रहा था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अकाल और भूख की समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? जो बघेरा विद्रोह वह बड़ौदा में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। तो बघेरा विद्रोह कब किया गया था? तो 1818 में किया गया था। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोध किया। यह विद्रोह 1818 से 1820 तक चला था। तो बघेरा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1818 से 1820 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट है एक पहली बार 1835 में आया था। इसके बाद 1867 में, फिर 1878 में, फिर 1908 में आया था। ठीक है, तो आपको 35 में, 67 में, 78 में, 1908 में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रेस संबंधी नियंत्रण हेतु कुछ अधिनियम बनाए गए थे जो इस प्रकार हैं। प्रेस अधिनियम 1835 में आया था। लाइसेंसिंग अधिनियम जो है वो 1867 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो 1878 में आया था। और समाचार पत्र अधिनियम जो है 1908 में आया था। इस सभी अधिनियम को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर यह सही है। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसका प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पर उदारवादी का वर्चस्व था। उदारवादियों का ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों तथा लोगों की कोई जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? जो इन लेखों का जो लेखक थे अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अरविंद घोष बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया था। तो युगांतर, कर्मयोगी और धर्म का प्रकाशन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। द लाइफ डिवाइन इनकी प्रमुख पुस्तकों में से एक है। तो द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। ठीक है, इन्होंने 1910 ईस्वी में पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। तो पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। कब किया था? तो 1910 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय खाली स्थान था। जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ठीक है, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 में किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्ष्यों को रखा गया था, साथ ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था। तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के किस स्टेट का डिमांड रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट का रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं की कातिल में है। ठीक है, तो इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को उर्दू भाषा में लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे तथा इन्होंने काकोरी षड्यंत्र के मामले में 30 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। बाद में परीक्षा में बीपीएससी ने इसका लेखक बिस्मिल को नहीं माना, इसके रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी को माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वर्ष 1921 में हसरत मोहानी ने किया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने सबसे पहले किया था? तो हसरत मोहानी ने किया था। कब किया था? तो वर्ष 1921 में किया था तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखा था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो इन हसरत मोहानी ने लिखा था। ठीक है, बाद में इस नारे को भगत सिंह ने प्रचलित किया। हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1925 में हुआ था। ठीक है, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो संघ की जो स्थापना है वो भी 1925 में हुआ था। तो 1925 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना 1925 में नागपुर में हेडगेवार द्वारा किया गया था। तो आरएसएस की स्थापना कब किया गया? तो 1925 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हेडगेवार के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो गठन है वह 1936 में किया गया था। ठीक है, तो 1930 के दशक में होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। और इसका गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इन्होंने किसानों की समस्या को दूर करने हेतु कई कदम उठाए। इन्होंने ही 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। जो प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? जो प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ठीक है, तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930, 1931 और 1932 में किया गया था। कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो कांग्रेस ने जो है वो पहला और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी के एक श्वेत पत्र पर जारी किया गया, जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। अब हम लोग 53 से 55 बीपीएससी के बीच में पूछा हुआ जो आधुनिक भारत के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। तो जो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। वह एक राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को किसके नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी ने किन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, जो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो वर्ष 1884 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में रामास्वामी मुदलियर द्वारा किया गया था। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो 31 दिसंबर 1885 तक चला था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था। यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं वो राजगोपालाचारी थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उन्हें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी ही थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। और इन्हें जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था।